Hey guys, how are you? I know it's been a very long time. मेरे को देर हो गया वीडियो बनाने में, बट आई एम रियली सॉरी फॉर इट. एंड देयर वर रीजंस. जैसे ही अगस्त का महीना चालू हुआ, आई वाज एब्सोल्युटली स्वॉम्प्ड विद वर्क. काफ़ी सारा ऑफिस का काम था. आप लोगों के भी रिजल्ट्स आए, एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो हैव गॉटन बिजी with your entrances and form submissions और अलग अलग colleges के कट ऑफ चेक करना. सो आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड. इट्स बीन बिजी फॉर यू, इट्स बीन अ लिटिल बिजी फॉर मी ऑल्सो. और उसके बाद कोविड की वैक्सीन लगी, जिसके 3-4 दिन तक आई वॉजेंट फीलिंग रियली वेल, क्योंकि उसके थोड़े से माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसके कारण इट गिव्स यू, मेक्स यू फीवरिश, लेथार्जिक. तो उसके कारण आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट द वीडियो. बट नाउ आई एम बैक. आपका कुछ मिस नहीं होने दूंगा. जो हमारे रेगुलर न्यूज़ चैनल में, विच आई हैव प्रॉमिस टू यू, कि कोई पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं, कोई अननेसेसरी कोविड न्यूज़ नहीं. उनके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं पिछले लास्ट 19 days, आई हैव एब्सोल्युटली एंश्योर्ड कि आपका वो कुछ भी मिस ना हो. 19-20 days आई हैव कवर्ड फॉर एवरीथिंग, ऑल ऑफ इट, एंड ऑल दोज की आर्टिकल्स आर कैप्चर्ड इन दिस वीडियो. टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा उस पर चलते हैं. एंड देन हैप्पीली विल कीप टॉकिंग अबाउट ऑल द अदर स्टाफ एंड द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिवॉल्विंग अराउंड दीज वीडियोज़. तो चलो सीधा टॉपिक पे चलते हैं. और सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है पिछले 20 दिनों में. इट इज़ समथिंग विच आई जस्ट हैड टू कैप्चर इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, एंड दैट वॉज इंडिया विनिंग द फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स. इट इज़ द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स. इंडिया को बाकी दूसरे स्पोर्ट्स में मेडल मिले हुए हैं, गोल्ड मेडल बिल्कुल मिले हुए हैं, बट दे वर हॉकी, दे वर शूटिंग. सो सच स्पोर्ट्स इंडिया वन द गोल्ड मेडल. जो कि ओलंपिक के जो नेटिव स्पोर्ट है, जो जिससे ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, उसमें इंडिया को आज तक कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला था. एंड विथ नीरज चोपड़ा विनिंग द गोल्ड मेडल फॉर जैवलिन, दिस हैज़ बिकम इंडियाज़ वेरी फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स. एंड दिस इज़ अ लैंडमार्क मोमेंट. और नीरज चोपड़ा ने जो जैवलिन थ्रो किया, दैट रीच द डिस्टेंस ऑफ 87.58 मीटर्स. इट्स नॉट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बट डेफिनेटली इट इज़ एन इमेंस रिकॉर्ड फॉर इंडिया, राइट? सो दैट्स इट. एन अमेजिंग अचीवमेंट. हम सब ने इसको न्यूज़ पे देखा, और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने ये मिस भी किया है टॉपिक. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड हैव सीन इट ऑन न्यूज़. पता क्यों होना चाहिए ये? सी, अभी इट इज़ हाईली अनलाइकली कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन एंट्रेंस में आएगा, क्योंकि अब जो एंट्रेंसेस बनेंगे उसके क्वेश्चंस थोड़ा सा लेट, पीछे 1-2 महीने पीछे के क्वेश्चंस होंगे. हो सकता है ये क्वेश्चन कवर हो जाए अगर कोई एंट्रेंस, कोई एनी अपकमिंग एंट्रेंस कवर्स दिस. बट इसके बाद आपकी कॉलेज में डिस्कशन होगी, इंटरव्यूज़ के लिए आपको पता होना चाहिए, आपके कॉलेज ओरिएंटेशन के लिए आपको पता होना चाहिए. वहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई सवाल पूछा और आपको ना आता हो, मजाक बन जाए. सो लेट्स नॉट मेक अ फूल ऑफ आवरसेल्व्स. वी शुड नो सच इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. इसके बाद कॉलेज में, वंस योर कॉलेज स्टार्ट्स, देयर वुड बी क्विजेज, and I hope all of you would want to participate. So these are things for which you need to know these topics even now. Like current affairs is always important, जो मैं बोलता रहता हूँ हमेशा. So the most important one which has happened in the last 20 days is that Neeraj Chopra won the first ever Olympic gold medal for India in athletics, and an immense huge achievement. और इसके साथ ही तुरंत एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. ही वन दिस ऑन 7th of August, और 7th of August को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7th August को डिक्लेयर कर दिया एज जैवलिन थ्रो डे. इंपॉर्टेंट डेट्स, आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग यू, जो भी इंपॉर्टेंट डेट बीच में आती है वी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. 15th August को अभी हमने इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था. ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर इट. इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August. And another important day that happened in between is 7th of August has been marked as Javelin Throw Day by the Athletics Federation of India, AFI, okay, in honor of Neeraj Chopra. At a very young age, he has achieved, he's made a huge achievement for the country, and this is how the country will remember him forever. Cool. What else happened? India won a lot of medals, but then some of those medals, some came very early on, जो कि इंडिया को पहला ब्रोंज मेडल मिला था. Then India won another bronze medal in boxing, and this is India's third medal this is the third medal which India has won in boxing. So Lavlina Borgohain, she is from Assam, और उनको ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल मिला फॉर बॉक्सिंग.
there were a lot of hopes that she will be able to make it to the final, but nothing lost, no glory lost, because with the effort that she's put in, bronze is really amazing. It's an amazing achievement. So she won the she with her winning the bronze medal, इंडिया को अब 3 मेडल मिल चुके हैं बॉक्सिंग में आज तक ओलंपिक्स में. फर्स्ट वाज वन बाय विजेंदर सिंह इन 2008, देन मैरी कॉम वन द मेडल इन 2012, फिर उसके बाद 8 साल का ब्रेक, एंड देन एवेंचुअली 2020 ओलंपिक्स विच हैपेंड इन 21 टोक्यो. India has received the third medal in in boxing. Cool. And more to do with Olympics. Let's just not forget at all एक medal जो कि इंडिया कितने सालों से ढूंढ रही थी, 40 साल, 40 years of wait it took for India to again win the medal in hockey. And why the hockey medal is so precious for India? Because India, it's one, though India doesn't have a national sport realistically, still it is a de facto, it's identified as the de facto sport for the country. तो बहुत लंबा इंतज़ार था, काफ़ी lot of money went in, lot of effort went in, whole lot of preparation, support from the government went into the Indian hockey team. और उसके बाद वो एक टाइम पे ऐसे पीक पे गया, हॉकी कुछ तो करेगी इंडिया, एंड एवेंचुअली कुछ नहीं हुआ. 40 साल बहुत लंबा टाइम होता है. एंड देन द इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट स्टार्टेड dwindling डाउन. और उसके बाद इंडियन हॉकी टीम ने वो कर दिखाया जिसकी ज़रूरत थी, टू ब्रिंग हॉकी बैक टू वेयर इट इज़, राइट. एंड काफ़ी सारे इससे रिलेटेड, हॉकी से रिलेटेड सडनली अचीवमेंट एक के बाद एक होते चले गए. फर्स्ट केम द मेडल, द ब्रोंज मेडल आफ्टर 40 years. सो दैट इज़ द न्यूज़. वॉट हैपेंड नेक्स्ट? India created history in men's hockey in Olympics. How? इंडिया से ज़्यादा, आज तक इंडिया से ज़्यादा मेडल्स ओलंपिक में किसी भी हॉकी टीम को नहीं मिले. सो इंडिया वॉज इक्वल विद जर्मनी एट 11 medals each in the history of Olympics, and with India winning the bronze medal in 2020 Tokyo Olympics. अब इंडिया के पास 12 हॉकी के मेडल्स हो गए हैं. So India won the first medal at Olympics in 1928 at Amsterdam. If you see the image on the right where I have listed down all the medals year after year, कब मिले. So 1928 India won the gold medal, 32 gold, 36 gold, 48, 52, 56 सब गोल्ड. मतलब इंडिया लाइन से सिर्फ गोल्ड मेडल जीतती थी ओलंपिक्स में हॉकी में. सोचो हाउ स्ट्रॉन्ग अ टीम वी वर. देन 1960 रोम सिल्वर, 64 बैक टू गोल्ड, और फिर स्टार्ट हुआ डिक्लाइन, 68 ब्रोंज, 72 ब्रोंज, 1980 गोल्ड, एंड देन देयर वाज अ कंप्लीट ड्राउट. सो मच सो दैट ऐसे भी बीच में ओलंपिक्स आए जहाँ पे इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई ओलंपिक्स के लिए. इट वाज सो सैड, बट एवेंचुअली दैट ड्राउट्स ब्रोकन. आफ्टर 1980 in 2020, a gap of 41 years, India wins a Olympic gold medal again. 12 मेडल हो गए. अब इसके बाद सिर्फ जर्मनी है इंडिया के पीछे जिसके पास 11 मेडल हैं. सो विच टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग इंडियन हॉकी टीम हैज़ बीन हिस्टोरिकली एज अ ग्लोबल टीम इन हॉकी, इन द स्पोर्ट. चलिए, अब ये सारे तो हो गए स्पोर्ट्स, मेजर स्पोर्टिंग इवेंट ओलंपिक, जिसका इतने टाइम से इंतज़ार था, होगा नहीं होगा, कोविड में कर पाएंगे कि नहीं, बट जापान ने करके दिखा दिया. एम्प्टी स्टैंड्स में खेले गए, एंड इंडिया के लिए भी बेस्ट ओलंपिक रहा. 7 मेडल इंडिया ने जीते, विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस इंडियन टीम हैज़ एवर गिवन इन द इंडियन कंटिजेंट हैज़ एवर गिवन इन द ओलंपिक्स. Now coming out of it, back to let's not forget that we are still in the pandemic times. अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है. इंडिया में सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में आ गई है, धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, बट इट्स मेकिंग अ रिसर्जेंस अक्रॉस द ग्लोब. दूसरी कंट्रीज़ में वापस केसेस आ रहे हैं और केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं कुछ कंट्रीज़ में. बट इन द मीन टाइम काफ़ी इंडियन कंपनीज, इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने काफ़ी डेवलपमेंट कर ली, एंड पार्ट ऑफ इट इज़ Abbott Pharma. They have launched a COVID self-test kit. So the kit is called Panbio. इसका नाम है Panbio. It is a COVID-19 antigen test kit जो कि लॉन्च किया है Abbott Pharma ने. So what is important is you should know that a self-test kit, which is the self-test kit जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया, that's Abbott Panbio. उसका नाम पता होना चाहिए, which pharmacy and what is the name of the product, right? So
questions can come and we should be aware, because COVID is a pandemic is a hot topic right now, so questions around pandemic can easily come. More good news that happened in this past some time. A lot of good things are happening eventually in India after a lull, period of lull. इंडिया ने अपना सबसे बड़ा वॉरशिप ऑफ ऑल टाइम्स, इंडिया इंडिजिनसली मेड इट. इंडिजिनसली का मतलब पूरा खुद से बनाया, और उसके बाद उसको टेस्ट भी किया, और टेस्ट के बाद अब वो सी वर्दी डिक्लेयर कर दिया गया है. सो INS विक्रांत एक इंडिया के पास पहले था, INS विक्रांत विच वॉज बॉट आउट फ्रॉम द ब्रिटिश नेवी. उसको इंडिया ने यूज़ किया काफ़ी दिनों तक. उसके बाद इंडिया ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीदा फ्रॉम रशियन नेवी, जिसको इंडिया अभी यूज़ कर रही है. बट एवेंचुअली इंडिया डिसाइडेड कि अगर इंडिया को वो कैपेबिलिटी चाहिए, एंड इंडिया वांट्स टू बी अ ब्लू वाटर नेवी, विच इज़ इंडिया कैन एक्चुअली कंट्रोल वाटर, अ ह्यूज वाटर बॉडी अराउंड सराउंडिंग इंडिया, ऑल दी ओशंस एंड सीज सराउंडिंग इंडिया. फिर इंडिया को इंडिजिनस कैपेबिलिटी चाहिए शिप बिल्डिंग में, जो कि एक टाइम पे इंडिया के पास थी, but then India fell far behind. Remember, at one point in time, Visakhapatnam was the largest shipbuilding yard in the world. Imagine, the largest in the world it used to be. No matter what, India is back in the game. India ने अपना सबसे बड़ा warship बना दिया है, and again it is called INS Vikrant in memory of the earlier warship, जिसने 1971 war played a very critical, crucial role. And with this, India joins a select league of nations which can actually manufacture, build its own warships, own aircraft carriers. India already warship बनाने लग गई है, but aircraft carrier बनाने की capability नहीं थी इंडिया के पास. इंडिया ने वो acquire कर ली, and now only a handful of countries in this world, 4-5 countries only can make their own aircraft carriers. That's it, and India is part of that group. Huge achievement. So remember the name, it is INS Vikrant. Okay. और साथ में हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे चाइना, काफ़ी वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं दैट हाउ चाइना इज़ ग्रेजुअली स्प्रेडिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन दी साउथ चाइना सी, और दूसरी कंट्रीज़ वहाँ जा रही हैं, उसे अपोज कर रही हैं. हमने क्वाड के बारे में काफ़ी डिस्कशन की है दैट इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ क्वाड, और कैसे इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग इट्स सी पेट्रोल्स विथ इंडोनेशिया, विच हैज़ बीन अ लास्टिंग प्रोसेस. India is sending its warship, having naval exercises with all the Quad members, and as part of this, India for the first time is sending its naval ships to South China Sea. शुरुआत हो गई है, अब होगा, अब होगी असली चीज़ें, अब असली चीज़ें सामने आएंगी. द रियल डिप्लोमेसी, द थ्रेट ऑफ वॉर अगेन एंड ऑल दोज थिंग्स. बट इंडिया एंटरिंग साउथ चाइना सी शोज़ that India wants to dominate that region. बाकी countries भी हैं साउथ चाइना सी में जो dominant हैं, which includes countries like Philippines and Vietnam, but they are small. They are very small, right? They are not no match if we talk about their scale and scope in terms of against India. India बहुत बड़ा है compared to Philippines और Vietnam, and much way more powerful. तो इंडिया को अपनी डोमिनेंस दिखानी थी उस एरिया में, और इंडिया एंटर कर गई साउथ चाइना सी अलॉन्ग विथ ब्रिटिश नेवी एंड US नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो नाउ स्टार्टेड टू डू मॉक ड्रिल्स, मॉक वॉर ड्रिल्स इन दैट रीजन टू शो चाइना, शो टू आवर नेबर दैट वी आर पावरफुल and don't take us leniently. So South China Sea is where the theater right now is of all this, who is more powerful in the region. One more major announcement came. India has again added one more feather in the hat. भारत ने दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड ओपन कर दिया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड था बोलिविया के पास, विच इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री. और उससे मेरे को याद आया, प्लीज़ डू गो एंड वॉच माई अराउंड द वर्ल्ड सीरीज़ ऑफ वीडियोज़, जिसमें हमने अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ के बारे में बात की है, उनकी करेंसी, कैपिटल, इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दोज कंट्रीज़ वी कवर्ड इन दोज वीडियोज़. डू वॉच इट in preparation. And so there in the video, part of the South American video, we have spoken about Bolivia, and India has
left Bolivia behind by creating the highest motorable road in the world. इससे पहले इंडिया के पास highest motorable road इंडिया में लद्दाख में ही थी. ये भी रोड लद्दाख में ही बनाई गई एट अ प्लेस कॉल्ड उमलिंगला पास. पहले रोहतांग पास के पास थी, अब एक और हायर ऑल्टीट्यूड पे वन मोर पास हैज़ बीन कैप्चर्ड, उमलिंगला पास, जहाँ पे इंडिया ने रोड बना दिया. द हाइट इज़ 19,300 feet. Sometimes you would realize aeroplanes fly at a lesser altitude than this. Then at the altitude जहाँ पे ये रोड बनाई गई है. So essentially this is very very high up there and highest in the world. So imagine कि how close to the Himalayas this road is or how much in the Himalayas this road is कि इतने ऊपर ये रोड बनाई गई है. And a huge strategic advantage. And also if you read the text that I have put in the video, तो आप देखोगे this is at a altitude which is higher than the Everest base camp itself, right? तो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट और उसके बेस कैंप की हम बात कर रहे हैं. रोड हम कह रहे हैं कि रोड उससे भी ऊपर के हाइट पे बनाई गई है. सो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट in terms of engineering, in terms of capability, and also a huge achievement in terms of a record set worldwide by India. So you need to remember Umlingla Pass in Ladakh where this road has been built, and the height of this road is 19,300 feet. Cool. Now अब एक हट के टॉपिक की बात करते हैं. So typically what happens is when इंडस्ट्रीज़ वर्कफोर्स होता है इंडस्ट्री में, वो काम करते हैं, मैन पावर काम करता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनकी राइट्स होते हैं, वो अपने राइट्स के लिए दे हैव द फ्रीडम टू वॉइस आउट देयर राइट्स. एंड गवर्नमेंट आपको एज पार्ट ऑफ योर राइट्स, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है टू प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक अगेंस्ट इनजस्टिस एंड टू मेक योर सेल्फ हर्ड. बट ये चीज़ हमेशा एप्लीकेबल नहीं हो सकती. आप हर घड़ी ये बोल के ये नहीं बोल सकते मैं स्ट्राइक पे जा रहा हूँ, मैं हड़ताल कर रहा हूँ एंड काम ठप कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो, हम काम नहीं करेंगे. एक्सक्यूज मी. इंडिया इज़ ऑलरेडी सिटिंग एट अ वेरी प्रिकेरियस पोजिशन राइट नाउ. इट्स एन अ प्रिकेरियस सिचुएशन. कोविड से हमारी प्रोडक्शन, आउटपुट, सारी चीज़ें सफ़र हुई. सिर्फ हमारी नहीं हुई, वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज़ की सफ़र हुई. उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट PSUs, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज़ विद द गवर्नमेंट. सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज़ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फ़िलहाल करती हैं इंडिया में, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू हैंडफुल कंपनीज विच अंडर कॉन्ट्रैक्ट टेक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे मैन्युफैक्चर, राइट, लाइक टाटा एविएशन एंड ऑल, और अशोक लीलैंड. बट most of the other defense manufacturing in India is still with government. They are PSUs, public sector units. The staff there threatened, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हमारी ये मांग पूरी करो नहीं तो हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हमारी वो मांग पूरी करो नहीं तो हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं. एंड इंडिया इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम और फेसेस अ लॉट ऑफ challenges with its safety, security, defenses, and needs to scale up defense production not just for its own country's own safety security but also from a export perspective. क्योंकि अगर हम हमारी इंडस्ट्रीज़ स्लो डाउन हो गई है, अभी अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और इस टाइम पे अगर स्टाफ एम्प्लॉयज़ बोलें कि नहीं अब तो हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, इट हर्ट्स द कंट्री टेरिबली. सो विद दिस गवर्नमेंट वेरी क्विकली ब्रॉट आउट द बिल एंड पास्ड इट, विच इज़ द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल. सो पार्ट ऑफ द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल इज़ दैट दीज कंपनीज कैन नॉट गो ऑन अ स्ट्राइक, पीरियड. So these companies by no means can ever go on a strike in India, and that's how World War II was won, right? Companies in US, UK, they never stopped working. They worked 24/7 to keep their armies fulfilled with उनको जो भी ammunition चाहिए था, equipment चाहिए था, vehicles चाहिए थे, they were always being supplied. Because these companies didn't go on strike, and hence today if you see they are developed, they are evolved, they have the best industries in the world for their dedication. So India government decided कि हम भी उसी direction में जाएंगे. 70,000 employees of these various PSUs, ordnance companies, ordnance factories in India, they will not be allowed to go on strike, and if they do they will face imprisonment and there would be a fine. So या तो 1 साल की जेल होगी या 10,000 का फ़ाइन होगा या दोनों. तो इसलिए काम करो,
फालतू हड़ताल वड़ताल मत करो और सीधा काम पे ध्यान दो, जिसके लिए आप काम करने ऑफिस जाते हो, जिसके लिए आप फैक्ट्री जाते हो, एंड दैट इज़ द रूलिंग विच हैज़ कम आउट. एंड वाइल टॉकिंग अबाउट ओलंपिक्स, ये मैंने कवर कर ही दिया है दैट बेस्ट ओलंपिक एवर फॉर इंडिया इन हिस्ट्री, 7 मेडल. इससे ज़्यादा मेडल्स इंडिया को कभी भी नहीं मिले किसी एक ओलंपिक में इंडियन कंटिजेंट को. 2000 में एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था, 2004 में एक सिल्वर मेडल मिला था, देन 2008 3 medals which included 1 gold medal for Abhinav Bindra, which was like after eternity. And then 2016 जो last Olympic Games था, we won 6 medals and we bettered ourselves this year in 2020 Olympics, which happened in 21, by winning 7 medals, and the last one being won by Neeraj Chopra for athletics. Just reminding you repeatedly, same thing. So India has won the most number of medals in Olympics in 2020 Olympics, Tokyo. Okay. And not forgetting what we were talking and discussing about hockey and the contribution of hockey. तो जो हमारा highest medal which is given to a sports person in India, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार. बहुत ही वैलिड है. स्पोर्ट्स का अवार्ड है, स्पोर्ट्समैन के नाम पे होना चाहिए. जैसे कि हमारा नेशनल स्टेडियम विच इज़ इन दिल्ली, जिसका नाम बदल के नेशनल स्टेडियम से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया था, विच वॉज अ फिटिंग, वेरी फिटिंग ऑनर टू एन इंडियन who could have very easily played for some other country and had a ready invite. जब मेजर ध्यानचंद वो जब जर्मनी में खेले थे, हिटलर ने उनका गेम देख के तुरंत उनको बोल दिया था कि आप अपनी इंडियन सिटीज़नशिप छोड़ दो, आप जर्मन सिटीज़नशिप ले लो, आपको हम सारा इक्विपमेंट, सारी ट्रेनिंग, सारी फैसिलिटीज, सब कुछ देंगे. यू प्ले फॉर जर्मनी एंड यू विन अस द मेडल्स. बट मेजर ध्यानचंद रिफ्यूज्ड. ही सेड, नो, आई एम एन इंडियन, आई एम गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया फॉर एवर until my last breath, and that is what he did. And counted, he's called the most skillful, the best hockey player. His name is in the best hockey players of all times in the world. So he deserves that respect, deserves that honor. And eventually जो कि स्पोर्ट्स का अवार्ड है, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पे एसेंशियली आइडियली होना चाहिए था, वो कर दिया गया. सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वुड बी कॉल्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार. कूल. And also with this didn't happen because of some government move कि हम change कर देते हैं. This essentially was a petition which was filed by the citizens of this country of India. तो Indian citizens ने बोला कि उसका नाम स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पे होना चाहिए अवार्ड का. And eventually, and also do watch my video on major awards globally and in India. That video is part of the full program. उसमें I have covered all these awards and what is which award is given for which event, and what is the award for sport, which are the award for sports, which are the award for other categories, movies and all that stuff. Journalism. Do watch that video please, just to refresh your understanding and knowledge of awards. अब सबवे तो आप सब ने देखा होगा, राइट? सबवे आप सब जानते हो, वो लंबी सी एक सैंडविच होती है, इतना लंबा सा ब्रेड होता है, एक फुट का, जैसे फुट लॉन्ग बोलते हैं, उसे बीच में से काट देते हैं. 6 इंच सब, टूना सब, चिकन तेरियाकी सब, वेजिटेबल सब, पनीर सब, पता नहीं कौन कौन से आते हैं. माई फेवरेट इज़ द चिकन तेरियाकी सब, विच आई जस्ट लव ईटिंग ऑन एंड ऑफ. एंड हाँ, आप कह सकते हो हेल्दी है कि नहीं, फास्ट फूड है, इज़ इट रियली हेल्दी, पता नहीं, बट हाँ टेस्टी ज़रूर होता है. एंड मे बी अ लिटिल हेल्दी देन अदर फ्राइड थिंग्स, क्योंकि ब्रेड होती है, उसके अंदर सब्जियाँ होती हैं, सारी सब्जियाँ कच्ची होती है, और आप उसके अंदर बस वो जो भी पैटी होगी या चिकन के पीसेज होंगे वो लगाओगे, सॉस डालोगे, बंद करोगे और आपको रैप करके देता है. दैट्स अ सबवे, राइट? सो सबवे बना भी क्यों था, इसकी थोड़ी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है. सबवे बना था बिकॉज doctors, group of doctors in US were trying to find the most healthy meal they could recommend to their patients, people who were very used to eating fast food. कि हमें फास्ट फूड खाना तो है, खाना है, फास्ट फूड ही खाना है, हमें कुछ और नहीं खाना, हेल्दी खाना नहीं खाना. तो उन फास्ट फूड खाने वाले लोगों को हेल्दी खाना कैसे खिलाया जाए. तो चलो ऐसा करते हैं, हम ब्रेड लेते हैं, विच इज़ आटा ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड काइंड ऑफ थिंग, एंड उसके अंदर सब्जियां डाल देते हैं और कोई हेल्दी सी पैटी डाल देते हैं और दे देते हैं.
तो फास्ट फूड का वो जो क्रेविंग है फास्ट फूड की वो भी ख़त्म हो जाएगी और बंदा हेल्दी खाना भी खा लेगा। हाँ, हमने उसे अनहेल्दी कैसे कर दिया कि साथ में हम सब करते हैं, सब ऑर्डर करते हैं, तो साथ में हम वी ऑर्डर एरिएटेड ड्रिंक, कोक, पेप्सी कुछ ऐसा ऑर्डर कर देंगे, साथ में आइस टी ऑर्डर कर देंगे विच इज़ फुल ऑफ शुगर. सो दैट्स हाउ वी मेक इट अनहेल्दी अगेन. सो सबवे, विच इज़ a brand owned by a company called Doctors Incorporate in US. तो उसके जो पेरेंट एंटिटी है दैट्स डॉक्टर्स इनकॉर्पोरेट. दे हैव अराउंड 600 आउटलेट्स इन इंडिया एंड सबवे इज़ अ फ्रेंचाइजी मॉडल कि आप अगर सबवे की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो आप यू कॉन्टैक्ट द कंपनी एंड यू से मेरे को फ्रेंचाइजी चाहिए. आपको कुछ फ़ी देनी पड़ती है 6.5 लाख के आसपास. फिर 60-70 लाख का इन्वेस्टमेंट होती है जिससे आप एक आउटलेट बनाते हो. एंड देन वट एवर यू अर्न यू हैव अ फी शेयर कि आपको मटेरियल वगैरह सब कुछ सबवे से मिलेगा. And then you package and you sell, and whatever you earn, you give a fee share to Subway. That's the franchisee model. Now, there are 600 stores in India. Reliance is in discussion to buy it out. Why? Because अगर आप देखो तो काफ़ी सारा competition है in the food industry. Tata has its own set of restaurants, Tata Starbucks. So Starbucks, don't forget that entire Starbucks network in India is part of Tata Starbucks Alliance. So Tata is into food and beverage. Then Jubilant Foods, which is our things like Domino's and all, they are there. McDonald's is already such a strong brand. Haldiram's is a strong brand. Then we have Devyani International. So we have Yum brands, Pizza Hut and all. So there is a lot of penetration of food companies, quick service restaurant. Quick service restaurant, एक और word terminology which you must know, QSR stands for quick service restaurant. What is a QSR? Where दे आर फास्ट फूड चेन्स. जैसे आप जाते हो जल्दी से ऑर्डर करते हो, खाना बन के आ जाता है एंड यू ईट एंड यू मूव. दे आर नॉट फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स, राइट. सो ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट हो चुका है. दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह आपको मिल जाएगा. हर जगह आपको एक डोमिनोज पिज़्ज़ा हट टाइप मैकडोनल्ड्स तो मिल ही जाता है इंडिया में. सच हाई इज़ द प्रोलिफरेशन. सो कैप्चर दिस, टू राइड दिस वेव, रिलायंस डिसाइडेड कि उनको भी इसका पार्ट बनना है एंड दे आर नाउ इन डिस्कशन विद सबवे टू बाय आउट देयर एंटायर 600 रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया. सो दैट्स अ मैसिव न्यूज़. विद दिस इट विल ऑल्सो mean that Reliance will be entering the fast food business in the country with this acquisition. So let's wait and watch when does the Reliance completes this acquisition, and then we'll get to know more around this topic and news. And this is one funny piece. This funny piece I never understand. इसका क्या हो रहा है? कभी एक बंदा अमीर, कभी दूसरा बंदा अमीर, कभी एक नीचे, कभी एक ऊपर. ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अबाउट जेफ बीजोस एंड इलॉन मस्क. ऊपर नीचे हु इज़ द रिचेस्ट. नाउ अ थर्ड पर्सन हैज़ कम एंड रिमूव्ड बोथ ऑफ देम फ्रॉम द रंग एंड हैज़ मूव टू द टॉप, एंड दैट पर्सन इज़ बर्नार्ड आर्नोल्ड. So Bernard Arnault is the owner or the chairman of Louis Vuitton Moet Hennessy, LVMH. So he is the chairman of LVMH group or conglomerate. LVMH के पास कौन कौन से ब्रांड हैं? They essentially have the most famous brand Louis Vuitton. Let's not forget about it. They own Sephora. If you guys, any one of you have been to shopping malls in Bangalore, the bigger shopping malls in Bangalore, Mumbai, Delhi or Gurgaon, you will naturally come across Sephora, like Select City Walk, or you go to Ambience Mall in Gurgaon here. So there's the Sephora outlet. Louis Vuitton, please visit the what is the name of that mall? I'm forgetting. DLF. DLF what? I'm forgetting the name. The big mall in Vasant Kunj, the luxury mall, which has all the luxury stores. You'll find LV there. You'll find LV in Taj, Mumbai. So that is there. Tiffany and Company, which is a jewelry brand. Gucci, Christian Dior, LV are brother sister brands. So Bernard Arnault is the chairman of LVMH, which owns all these brands, right? And the biggest luxury and the most famous luxury brands in the world. His story is something similar to Ray Kroc's story. जैसे कि मैकडोनल्ड्स में Ray Kroc was not the founder of McDonald's. The real founder of McDonald's were the McDonald's brothers. Ray Kroc started marketing and then he did a hostile takeover of the brand McDonald's, and eventually today McDonald's is related to Ray Kroc, right? अगर आपको
you're interested in movies, do watch the movie The Founder. It is about Ray Kroc and his history and kaise Ray Kroc, how Ray Kroc took over the McDonald's business. Do watch the movie The Founder. I really recommend it. Cool. So similar is Bernard Arnault's story. The real business of Louis Vuitton, the luggage manufacturer Louis Vuitton जिन्होंने start किया था, French luggage manufacturer, it was his family owned business, one generation to another, to third to fourth. But then eventually there came a point जहाँ पे Bernard Arnault took sort of a stake in the company, and then gradually he did a hostile takeover of the Louis Vuitton brand, and the family could not prevent it. It couldn't protect the brand, it couldn't keep the brand to itself. It lost ownership of the brand to Bernard Arnault, and that's how he got associated with the brand, and then he made it such a big global brand. So that is the story of LVMH. Moet Hennessy is into wines, Louis Vuitton is into luggage and other luxury products, and all of you have seen that LV logo. अगर आप image में देखोगे, that LV logo is so recognizable world over. It is like real luxury. So that's the story, and the news here is that he has become the richest man in the world. इसके साथ एक और न्यूज़ जो आसपास हमारे आसपास ऑन करंट अफेयर्स, गाइज एक चीज़ मत भूलो, करंट अफेयर्स हमारे आसपास होती है. इट इज़ ऑल अराउंड अस. हमें बस उसको नोटिस करना होता है, जो मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, उसको ऑब्जर्व करना होता है. तो अगर आप अमेज़ॉन का पेज देखोगे, दिस आई जस्ट टुक दिस स्क्रीन शॉट फ्रॉम द अमेज़ॉन पेज, जहाँ पे वेयर ऑल ऑफ अस गो एंड वी शॉप फॉर थिंग्स ऑन अमेज़ॉन. उसमें एक सोल्ड बाई होता है कि सेलर कौन है, सेलर का नाम लिखा होता है, राइट. सो अगर आप बॉक्स देख रहे हो इन दी इमेज, इफ़ यू सी वेयर आई हैव पुट अ बॉक्स, आई हैव इट सेज सोल्ड बाय क्लाउडटेल. तो दिस इज़ द नेम ऑफ द सेलर. अब हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट भी कह रही है कि कंपनीज लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, they have a lot of anti-competition policies. They try to kill competition by either promoting their own brands sometimes, or giving preference to the sellers which are backed by Amazon या Flipkart. कि ये सूडो कंपनीज होती हैं, they are companies created by somebody else, का अलग नाम से चलती है, बट उनके पीछे बैकिंग Amazon की ही है. और क्लाउडटेल में भी कुछ ऐसा ही सच है. सो क्लाउडटेल वॉज अ कंपनी विच वॉज जॉइंटली फॉर्म्ड बाय Amazon and another company owned by what is his the Infosys magnate. Just a moment please. Yep, sorry. So it was so Cloudtail, I was telling, that was a company which was formed by funding from Amazon and the Infosys magnate Narayan Murthy. So they together put in money there. These two companies put in money to form the seller Cloudtail. And Cloudtail since then is one of the prominent sellers on Amazon. आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च मारोगे ना, आपको दो कंपनीज मिलेंगी. एक प्राइमरी सेलर होगा Cloudtail, दूसरा होगा Appareo Retail. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्च करके देखना, उसका सेलर अपारियो मिलेगा, और कोई भी दूसरा प्रोडक्ट होगा विच वुड बी अ स्लाइटली लेसर प्राइस देन इलेक्ट्रॉनिक्स, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स दे वुड बी सोल्ड बाय क्लाउडटेल. तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट सेड हाँ इट विल गो थ्रू. ये इन्वेस्टिगेशन होगी, हम इसको नहीं बंद कर रहे, इवन आफ्टर पिटिशन फ्रॉम Amazon एंड फ्लिपकार्ट. एंड एवेंचुअली Amazon हैज़ सेड कि वो अगले साल तक क्लाउडटेल को बंद कर देगा. सो all of you guys should know it. All of you guys also should pay keen attention to things around you, क्योंकि GK बिजनेस अवेयरनेस हमारे आसपास होती है, और ये उसी से निकल के आया है मेरे Amazon के शॉपिंग पेज से. All righty. And by the way, just because the image is there, out of curiosity, I want you guys to check Oral-B को कौन ओन करता है, right? It's a trivia question. प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट कि Oral-B का पेरेंट कंपनी कौन सी है. Oral-B ब्रांड है, राइट, ओरल केयर ब्रांड. इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? डू फाइंड आउट एंड पुट इट इन द कमेंट्स. ओके. एंड रिलायंस एक तरफ सबवे खरीद रहा है, दूसरी तरफ रिलायंस हैज़ ऑल्सो मेड एन इन्वेस्टमेंट. ऐसा नहीं है कि वो प्लान कर रहा है या कुछ कर चुका, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज़ इन द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी.
इलेक्ट्रिक व्हीकल, हर कोई बात कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरी पॉपुलर टॉपिक। टेस्ला को इंडिया में लाने की बात हो रही है, गवर्नमेंट इज़ टॉकिंग अबाउट फेम, गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़ द फेम पॉलिसी एंड रिविजन्स की भी बात हो रही है, टैक्स कट्स की और फर्दर टैक्स कट्स की बात हो रही है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड lot of electric vehicle launches are also happening in India. In the nick of time, Reliance ने एक कंपनी को खरीदा in US which goes by the name Ambri Incorporate for $144 million. So Reliance is investing in this company, and what does Ambri really do? So पहला what you must notice in the news is the name of the company, Ambri Incorporate, जिसको Reliance खरीद रही है। समझना ज़रूरी है कि एम्ब्रे इनकॉर्पोरेट करती क्या है। सो एम्ब्रे इनकॉर्पोरेट इज़ नॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दोज थिंग्स। एम्ब्रे इनकॉर्पोरेट मैन्युफैक्चर्स बैटरीज फॉर स्टैटिक यूज़, कि एक जगह आप रखोगे, विच इज़ लाइक सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इफ़ यू हैव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सोलर पैनल्स एट होम, यू हैव सीन दो सोलर पैनल्स मेट्रो के छतों पे लगे होते हैं ना पूरे। आप काफ़ी सारे मेट्रो स्टेशन देखोगे दिल्ली में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। गुड़गांव में हियर आई सी अ लॉट ऑफ बिल्डिंग, गवर्नमेंट की कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, REC की बिल्डिंग बन रही है, एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। दे हैव अ होल एरे ऑफ सोलर पैनल। तो जितना उनका रूफिंग करना था, एक जगह उन्हें छत बनानी थी फायर के ऊपर, वो सिर्फ सोलर पैनल से ही वो छत बनी हुई है। सो दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन। अब वो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट, एंड हाउ डू यू स्टोर देम? सो दिस इज स्टेशनरी पावर जनरेशन। सो एम्ब्री इज़ अ लीडर इन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे वो it has the patented technology to best hold power for usage within 4 to 24 hours। ना कि गाड़ियों की तरह जहाँ पे हम बात करते हैं कि वो 200 किलोमीटर ले जाएगी, 400 किलोमीटर का रेंज होगा उसमें। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बैटरी सेटअप, दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बैटरी सेटअप। दिस इज़ मोर लाइक रेगुलर यूज़, गेटिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ योर बैटरीज ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो वो एम्ब्री की टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। अब रिलायंस ने इसके बाद ये भी बोला है कि नॉट जस्ट बाइंग द ब्रांड एम्ब्री इनकॉर्पोरेट, बट वो इट इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया। सो दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दीज एम्ब्री बैटरीज इन इंडिया। ग्रेट न्यूज़। एंड हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा छूट गया था, बट कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की। थोड़ा सा आप भी ब्रेक लेके देख लेना इस वीडियो को, जस्ट टेक अ ब्रेक समवेयर इन बिटवीन, you know, grab a coffee, grab a cup of tea, eat something, take a walk, और फिर उसके बाद पॉज करके 5 मिनट बाद बाकी देख लेना। तो इसमें अब और क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने UPI, तो हम सबको पता है, राइट, इट इज़ वी हैव इट ऑन आवर फोन्स एंड ऑल ऑफ अस आर स्कैनिंग एंड पेइंग ऑल द टाइम, QR कोड जिससे हम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर आप रियलाइज़ करोगे, कोविड के टाइम पे एक और सिचुएशन आया जब गवर्नमेंट को 500 रुपये अकाउंट में डालने पड़े थे, राइट, फॉर सस्टेनेंस। एंड गवर्नमेंट के और भी इनिशिएटिव्स होते हैं, ये तो सिर्फ ये नहीं होता कि 500 रुपये आपके खाते में डाल दिए और जाके आप निकाल लो और खर्च लो। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन होते हैं कि गवर्नमेंट को पैसे देने ही नहीं होते, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए देने होते हैं, कि आपको हम पैसे दे रहे हैं बट आप उससे सिर्फ स्कूल की फ़ीस पे कर सकते हो, या आपको पैसे दे रहे हैं जिससे आप सिर्फ राशन खरीद सकते हो, आप फालतू इधर उधर उड़ा नहीं सकते 500 रुपये अपने खाते से निकाल के। तो वो कैसे गवर्नमेंट इंश्योर करे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है E-Rupee, विच इज़ नथिंग बट E-Rupee का सिंबल UPI, दैट्स व्हाट E-Rupee रियली इज़। एंड E-Rupee इज़ गवर्नमेंट QR कोड इशू करेगी या SMS पे एक कोड भेजेगी जो कि आप मर्चेंट पे लेके जाओगे या सेलर पे लेके जाओगे। गवर्नमेंट आपको खाली QR कोड दे देगी। आप गवर्नमेंट का जो भी आइडेंटिफाइड बैंक होगा उस पर्पस के लिए, वो बैंक एक QR कोड जनरेट कर देगा या एक मैसेज जनरेट कर देगा जो आपके फ़ोन पे आ जाएगा। आप उसे सेलर के पास लेके जाओगे, मर्चेंट के पास लेके जाओगे फॉर बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। सेलर आपका वो कोड स्कैन कर लेगा या उस मैसेज को रीड कर लेगा, जिससे उसको पेमेंट मिल जाएगी डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। सो पेमेंट विल गो फ्रॉम बैंक टू सेलर डायरेक्टली, और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो गवर्नमेंट आपको जिस चीज़ के लिए पैसे देगी, आप सिर्फ उसी प्रोडक्ट, उसी सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली देयर वुड बी एंटायर डिजिटल ट्रेल ऑफ इट, तो आप मिसयूज़ नहीं कर सकते। करप्शन वुड बी हेविली रिड्यूस्ड एंड मिसयूज़ वुड बी हेविली रिड्यूस्ड। आलतू फालतू जगह पैसे को उड़ाओगे नहीं आप। अगर बच्चे की स्कूल की फ़ी जानी है तो बच्चे की स्कूल की फ़ी ही जाएगी, कहीं और कोई और उस पेमेंट को नहीं ले सकता, और गवर्नमेंट उसको ट्रेस कर सकती है कि बैंक ने निकाला और पेमेंट
स्कूल के अकाउंट में गई, कहीं और नहीं गई. सो दैट्स द एडवांटेज. सो अ बिग मूव. यूएस में ये चीज़, यूएस में, यूरोप में ये बहुत पहले से होती थी, जहाँ पे कूपन्स मिलते थे. कूपन्स आर वर नथिंग बट करेंसी. आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कूपन्स. डिप्रेशन के टाइम से ये चीज़ें चालू हुई थी कि आप अपना कूपन दो, उसके अगेंस्ट आपको यू विल गेट फूड, उसके अगेंस्ट यू विल गेट सम सर्विस. सो दिस इज सिमिलर टू दैट, बट ऑल डिजिटल नाउ एंड ऑल कंट्रोल्ड in a very beautiful manner via pre-existing, already tried and tested technology of UPI. Okay. एंड इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एक और रूलिंग आ गई आरबीआई की. किसी भी एटीएम में पूरे महीने में अगर 10 घंटे से ज़्यादा कैश नहीं रहा, जो कि हम एटीएम में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते ही दिखता है वो एटीएम के ऊपर एक कागज़ चिपका होता है, रजिस्टर का एक फटा हुआ पन्ना होगा, नो कैश. एक बीच में एक टेप से ऐसे किसी तरह से लटक रहा होगा, झूल रहा होगा वहाँ पे. तो वो दिन ख़त्म. आरबीआई ने बोला है कि अगर आपको एटीएम चलाने हैं, आप बैंक का अपना एटीएम हो या किसी कोई थर्ड पार्टी एटीएम हो, जो कि ऐसे भी एटीएम्स होते हैं विच ऑफर सर्विसेज. एंड एटीएम में पैसे हमेशा बैंक नहीं डालती खुद से. एटीएम में कभी कभी देर आर वेंडर्स ऑल्सो जो कि कैश लोड करते हैं. तो बैंक ने बोल दिया, आरबीआई ने बोल दिया है, कोई करे मुझे नहीं पता, 10 घंटे से ज़्यादा पूरे महीने में अगर एक एटीएम में पैसे, एटीएम आउट ऑफ कैश रहा, तो आप पे 10,000 की पेनल्टी. अब वो बैंक पे करे या आपका एटीएम लोडिंग वेंडर पे करे, विच इज़ वाइट लेबल एटीएम, और वेंडर्स वी डोंट केयर, पर आपको देना पड़ेगा. ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन सर्विस क्वालिटी, बिकॉज सिर्फ सर्विस देना ही एक चीज़ नहीं होती इंडस्ट्री में, सर्विस क्वालिटी मेंटेन करना भी एक बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है. सर्विस डिलीवरी एंड सर्विस क्वालिटी लेवल्स. अगर आप सर्विस नाम के लिए बना दोगे, फिर उसको मेंटेन नहीं करोगे, तो फिर आप वो सिर्फ इट स्टार्ट गोइंग डाउन साउथ ओनली. वहाँ से कोई उसका सुधार नहीं होता. चीज़ें खर्चा करते हो, चीज़ें उजड़ती हैं. हर एक एटीएम बनाने के लिए देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट. एटीएम चलाने के लिए कई बार सपोर्ट होता है. बैंक्स को स्पेशल लीवरेजेस मिलते हैं एटीएम चलाने के लिए, बट वो ना चलाए, बस नाम का एक वहाँ पे डिब्बा खड़ा कर दे जो चलता ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो दीज रूलिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन ऑफ सर्विस डिलीवरी. सो विद दिस यू नो द न्यूज़. 10,000 पेनल्टी अगर 10 घंटे से ज़्यादा एटीएम में कैश ना हो पूरे महीने में तो. ओके. एंड इट विल बिकम कम इन टू प्रैक्टिस फ्रॉम 1st of October. 2nd October को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है. प्लीज़ टेक इट एज अ क्वेश्चन, पुट इट इन कॉमेंट. इंपॉर्टेंट डेट्स. 2nd October, व्हाट डू वी सेलिब्रेट ऑन 2nd October? और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सेलिब्रेट होती है 2nd October को, सिर्फ एक नहीं. आई एम रिमाइंडिंग यू, डू सर्च फॉर बोथ ऑफ देम. ऑल राइटी. जोमैटो, हम सबको पता है व्हाट इज़ जोमैटो. फ़ोन पे मोस्टली राइट नाउ इन कोविड टाइम्स इट्स आर फूड डिलीवरी, जोमैटो प्रो, एंड वी गेट इट राइट, फूड डिलीवर्ड एट होम. इससे पहले हम रेस्टोरेंट में जाते थे एंड वी यूज़ टू हैव जोमैटो गोल्ड. वहाँ पे किसी ने खोला, अपना कोड जनरेट किया कि ये मेरा कोड है, प्लीज़ आई गेट डिस्काउंट और 1+1 फ्री ड्रिंक और 1+1 फ्री फूड, वट एवर, राइट. All of you would be aware of it, how Zomato Gold work and how Zomato Pro now works on food delivery at home. So Zomato ने काफ़ी एक्सपैंड किया था. इट वॉज बूमिंग. उसके बाद कोविड टाइम पे एक्चुअल रेस्टोरेंट में जो ईट आउट डाइन इन था, दैट गॉट अफेक्टेड. एंड ये उसी का नतीजा है अगर आप देखो तो टेबल बुकिंग सर्विस, जैसे इंडिया में ईजी डाइनर है, आई डोंट नो आप में से किसी ने यूज़ किया है कि नहीं, बट जोमेटो ऑल्सो अलाउज, बट मोर पॉपुलर इज़ ईजी डाइनर. अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करना है कि मैं शाम को 8 o'clock आई विल बी देयर फॉर डिनर, प्लीज़ कीप माई टेबल रेडी. सो एंड यू गेट अ लॉट ऑफ डील्स ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट. इफ़ यू गाइज हैव बीन टू बारबेक्यू नेशन, यू जस्ट कांट लैंड अप देयर एंड से कि मेरे को टेबल दे दो, क्योंकि जगह ही नहीं होती कभी उनके पास, तो आपको बुकिंग करनी पड़ती है. Such kind of places. So Zomato had bought out, invested in a company called Next Table Incorporate in US. कोविड आया, रेस्टोरेंट बिजनेस went terribly down, डाइन इन बंद हो गया, एंड एवेंचुअली जोमेटो डिसाइडेड कि वो बेच रहा है अपना स्टेक नेक्स्ट टेबल में. सो इट इज़ सेलिंग इट्स स्टेक फॉर $100,000. $100,000 का जोमेटो का जो भी स्टेक था नेक्स्ट टेबल में, इट इज़ सेलिंग इट आउट. And this is what Zomato has announced. And yes, these are some downsides of how COVID has hurt us. ये ब्रांड आप सबको पता है, इसमें कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते. गली नुक्कड़ चौराहे में अब हमें ये ब्रांड दिखने लगा है. इंडिया इज़ इवॉल्व्ड. इंडिया में रिटेल, देयर इज़ अ रिटेल बूम. ऑलमोस्ट एवरीवेयर देयर इज़ अ रीबॉक स्टोर. And the brand Reebok
कई साल पहले 2006 में एडिडास ने रीबॉक को ख़रीदा था फॉर $3.8 बिलियन। आज एडिडास उस ब्रांड को बेच रहा है फॉर $2.5 बिलियन, विच नेचुरली मीन्स कि ज़्यादा का ख़रीदा था कम का बेच रहा है, मतलब लॉस पे बेच रहा है, विच ऑल्सो मीन्स कि रीबॉक इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा। सो एडिडास, विच इज़ अ जर्मन कंपनी, is now selling the brand to an American company, Authentic Brands Group (ABG), for 2.1 billion euros or $2.5 billion. Cool. All of you know the brand Reebok. हम सबको पता है, हम सबको Adidas भी पता है, and yep, the sale is being sold from Adidas to Authentic Brands Group, which is an American company, for $2.5 billion. Cool. Just that's the news. एंड वन मोर अनाउंसमेंट दैट हैज़ कम अप। ये फ़ोटो देखो ज़रा, ठीक है, एंड लुकिंग एट दिस इमेज आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा, बट नॉर्मली हमारे घर के आसपास चलती फिरती गाड़ियाँ होती हैं। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ना एक कबाड़, एक खटारा खड़ी मिल जाएगी। अगर मैं अपनी सोसाइटी में नीचे जाता हूँ तो मेरे को भी यहाँ पे 15-20 खटारा ऐसी खड़ी दिखाई देती है, जो कभी ज़िंदगी में नहीं चलती। कोई उन्हें बेचना भी नहीं चाहता, कोई उन्हें उठाता भी नहीं है, हिलाता भी नहीं है। जहाँ खड़ी है वही खड़े खड़े वो सड़ती रहती है, रिजल्टिंग इन पोल्यूशन, critical raw material which could have been recycled and used for other purposes. तो ये दोनों चीज़ें, पोल्यूशन एंड रिसाइक्लेबिलिटी। थर्ड, जो वो पैसा जनरेट भी कर सकते थे या कुछ फ़ायदा आपका दे सकते थे ओनर को, वो भी नहीं देते। तो गवर्नमेंट ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पास कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग जो पुराने व्हीकल्स होंगे, जैसे दिल्ली में रूलिंग है कि 10 साल से पुराने डीजल कार आप दिल्ली में नहीं चला सकते, 15 साल से पुरानी किसी हाल में चला ही नहीं सकते 10 साल से पुरानी डीजल कार, और डीजल कमर्शियल व्हीकल भी नहीं चला सकते 10 साल से ज़्यादा। पेट्रोल व्हीकल्स को 15 साल से ज़्यादा नहीं चला सकते आप दिल्ली एनसीआर में। अगर आप चलाना चाहते हो तो आपको जाके उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी, वापस से रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना पड़ेगा, जिसके चार्जेस गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि इट विल बी बेटर कि आप उसको बेच दो और नई गाड़ी ले लो। और व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में ये बोला है गवर्नमेंट ने कि अगर आपने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंडर दे दी, तो आपका जो रोड टैक्स है, आपका रजिस्ट्रेशन टैक्स है, उसमें देयर विल बी मैसिव डिस्काउंट। शायद गवर्नमेंट कह रही है कि रजिस्ट्रेशन टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा आपको नई गाड़ी का। तो अगर आप देखो रजिस्ट्रेशन टैक्स, रजिस्ट्रेशन फ़ी इन सर्टन केसेस, नॉट टैक्स बट दैट्स अ फ़ी, वो सब मिला मुलो के लगभग 20-25% पड़ जाता है ओवरऑल प्राइस ऑफ द व्हीकल। तो अगर आपको उतना अमाउंट, तो इसका मतलब कि अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको लगभग 12.5 लाख की पड़ती है। तो अगर आपको 2.5 लाख की भी सेविंग्स हो रही है एक खटारा को बेच के, जो आप 1 लाख की खटारा बेचते और 1.5 लाख रुपए अपने जेब से देते, अगर उसके जगह उसके बदले आपको 2.5 लाख की लगभग सेविंग्स हो रही है, तो एक्सचेंज, हम अपना फ़ोन भी तो एक्सचेंज करते हैं ना। एक टाइम होता था हमारे घरों में पुराने फ़ोन पड़े रहते थे, बट अब हम नया फ़ोन खरीदते हैं तो वी से कि यार इसको एक्सचेंज में निकाल देते हैं, विल गेट अ बेटर वैल्यू। फेंकने, डस्टबिन में फेंक के पोल्यूट करने से और कुछ ना मिलने से अच्छा है कि यू स्टिल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। एंड इट इज़ सिमिलर टू दैट मोबाइल एक्सचेंज, कि आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैपेज पॉलिसी के अंडर दो। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके बेच आओ। हमें अभी भी व्हीकल एक्सचेंज करते हैं, विच अगेन द व्हीकल गोज इन टू यूज़, बट सड़क पे मत फेंको, इधर उधर लावारिस मत खड़ी करो। गिव इट टू द अंडर द स्क्रैपेज पॉलिसी, टेक मनी, एंड अगर आप उसके बदले नई गाड़ी खरीदोगे, नया व्हीकल खरीदोगे, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड ये इमेज अगर आप ध्यान से देखो, यू सी दिस इमेज, सो दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ रियलिटी। सिटी के बाहर आप कहीं भी चले जाओ, ऐसे आपको एक बड़ा सा जंजाल वो पहाड़ मिल जाएगा, ऐसे गाड़ियों का टूटा फूटा, लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे पुराने ऑटो रिक्शाज फेंके होंगे, या पुलिस स्टेशंस के आसपास जहाँ पे पुराने कन्फिस्केटेड व्हीकल या फिर व्हीकल विच इज़ जस्ट लॉइंग ऑन द रोड एज अ सिक्योरिटी थ्रेट, उनको फेंका रहता है। तो इम्पॉर्टेंट टू फॉर इंडिया टू यूज़ दीज रिसोर्सेज, बिकॉज ये end of the day they can be recycled, right, and can reduce pollution. And more news is सितंबर में अगले महीने से बच्चों को इंडिया में कोविड की वैक्सीन लगने के चांसेस बढ़ गए हैं। सो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 18 वैक्सीनेशन आ जाएगी। प्राइमरली शुरुआत होगी 12 to 18, फिर उसके बाद और पीछे और कम एजेस पे लेके जाने की बात हो रही है कोविड वैक्सीनेशन को। कोवैक्सीन को गवर्नमेंट ने पहले अप्रूवल दे दिया था किड्स के ऊपर ट्रायल करने के लिए, तो उसके साथ 18 अबव तो इंडिया में सॉलिड प्रोग्राम चल रहा है वैक्सीनेशन का। आई एम श्योर आप सब लोगों को, जो भी आप में से एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, आई रियली होप कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन लगा ली है। इट डज़ हेल्प,
and I'm not saying just like that. I've seen it in my family. The vaccination does help. So that is one. And so the age group of 12 to 18 vaccination for kids would start hopefully by September. कोवैक्सीन वुड बी वन ऑफ द ब्रांड्स. और सिर्फ यही नहीं, एक और कंपनी को कल ही अप्रूवल मिला. येस्टरडे द अप्रूवल वाज गिवन ऑन 20th of August to Zydus Cadila for their vaccine called Zycov D. And Zycov D, guys, is इसको emergency use permission मिला है. Please understand, Zycov D is not injected. मतलब it's not you don't need a syringe to inject Zycov D. So Zycov D will also, it will be a needle free vaccine. And अगर आप image देख रहे हो, which I have put up, this is a new technology called Tropis. So Zycov D will be a 3 vaccine dosage जो कि बच्चों को भी लग सकती है. It has been tried and tested on kids, but for emergency use right now. So by the Tropis technology, थोड़ा महंगा होगा, obviously disposable syringe नहीं है. So this technology uses intradermal transfer technology. तो there's a stopper, और जहाँ पे आपको stopper पे ही needle रुक जाती है और वो बस skin के अंदर, skin के एक level नीचे, थोड़ा सा layers के skin के ऊपर के layers के नीचे it passes on the vaccine, जिससे कि काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट और नहीं होते जो कि नॉर्मल वैक्सीनेशन से, मस्कुलर वैक्सीनेशन से लिंक्ड होते हैं. सो लेट्स होप ये टेक्नोलॉजी जल्दी आ जाए. सुई चुभोने में काफ़ी दर्द होती है. मैं अभी थोड़े दिन पहले चुभो के आया एंड इट्स लाइक अभी तक हाथ सूजा हुआ है. सो couple of things you need to remember: Zycov D, which is Zydus Cadila. Zydus Cadila is an Ahmedabad-based company. Covaxin, which is Bharat Biotech, another India-based company. Both have received approval to test on kids, and we would very soon hear the vaccination program being started for kids in India. A little more foreign news. ये तो आप सब ने देखा है यार, इसमें बताने का कुछ नहीं है कि तालिबान took over Afghanistan. Taliban, which is considered a terrorist organization, they have taken control of Afghanistan. Nothing too great. सिविल वॉर के बाद, काफ़ी लंबे सिविल वॉर के बाद गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन अफगानिस्तान, बट देन eventually all boils down to nothing, and finally Taliban takes over the country without any fight, which is the saddest part. गवर्नमेंट फोर्सेस ने रिएक्ट भी नहीं किया, थोड़ा सा रोकने की कोशिश भी नहीं की, बस दे दी कंट्री. President ran away, Ashraf Ghani, to UAE. The world is denouncing him for his behavior, and now it's a humanitarian crisis. आपने देखा है न्यूज़ में लोगों की हालत, वीडियोस देखे होंगे. मेरे को बताने का उसमें कुछ भी नहीं है कि लोग प्लेन से, मतलब हवाई जहाज़ के ऊपर कौन चढ़ता है यार, और पहिए पे कौन लटकता है कि ऊपर से गिर के आप मर जाओ. सोचो, मतलब इट्स नॉट फनी, इट्स लाइक एक्नॉलेजिंग कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, कितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है कि लोग कैसे भी निकलने को तैयार है. दी ओनली इमेज दैट कम्स टू माइंड इज़, अगर हम इंडिया के पार्टीशन की फ़ोटोज़ देखें जहाँ पे लोग ट्रेन की छतों पे चढ़े हुए थे, अगर आप वो फ़ोटोज़ इंटरनेट पे सर्च करोगे, और अभी अफ़गानिस्तान की फ़ोटो जहाँ पे लोग प्लेन की छतों पे चढ़े हुए हैं, बट पेरेंट्स अपने बेबीज़ को फेंस के पार फेंक रहे हैं फॉर आर्म्ड फोर्सेस टू जस्ट टेक देम वेर एवर दे वॉन्ट टू सेफ्टी. It shows the real situation. It's bad on ground, right? You don't even want to imagine. And with this, Taliban has announced that they are forming a new country which will be called Islamic Emirate of Afghanistan, और यहाँ तक कि उन्होंने कंट्री का फ्लैग तक बदल डाला. So इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है. Let's just hope. There is a lot of fear around women losing their rights, human right violation, जो कि ऑलरेडी न्यूज़ में आने लगे हैं, चालू हो गया है. How the Indian contingent, Indian embassy staffers were evacuated from Afghanistan. Still Indians are stuck there, but निकल नहीं पा रहे. दूसरी कंट्री अपने evacuation flights में Indians को निकाल रही है. It's a terrible situation and nobody wants that one. And also everyone wants a peaceful, democratically elected government in a country, which Taliban is not. So it also sends out a very wrong message to the whole world कि आप कहीं भी जा सकते हो, सरकार को हटा के, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा के आप किसी भी टाइप की गवर्नमेंट बना सकते हो. इट्स नॉट अबाउट रिलीजन और एनीथिंग. आई एम नॉट पॉइंटिंग इन दैट, टॉकिंग अबाउट दैट एट ऑल. इट्स अबाउट, आप नहीं चाहते डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, आप उसको फेंक दो और हम अपनी किसी भी टाइप की सरकार बना लेते हैं.
So it sends a wrong message. And by the way, something all of us, it was a little surprising for me to know कि अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिले 102 साल हो चुके हैं. इंडिया को 75 साल हुए अभी. इंडिया जस्ट सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे. एंड अफ़गानिस्तान को 102 साल हो गए. तो आप सोचो कि अगर इफ़ अ कंट्री डजेंट पुट इट्स रिसोर्सेज टू राइट यूज़, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो. इसीलिए बार बार व्हेन दी मैसेज कम्स दैट आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, बहुत कुछ करना पड़ा और हम इसे फालतू में गंवाना नहीं चाहिए हमें. सो दैट्स अ राइट मैसेज हियर. एंड विद दैट सैंक्शंस चालू हो गए हैं अफ़गानिस्तान पे. इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आई और इट विल बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर कंट्री और रेगुलर गवर्नमेंट. तुरंत जैसे ही आई, जितने इंटरनेशनल फंड्स थे, एजेंसीज़ थी, जितने गवर्नमेंट को जितने पैसे मिलने थे वो तुरंत ब्लॉक कर दिए गए हैं. A lot of planes and flights which left Afghanistan, they are not being given back to Afghanistan so that Taliban doesn't get to misuse them. The Air Force planes, वो जहाँ भी जिस भी कंट्री में गए थे मेंटेनेंस के लिए, वहीं रोक दिया गया है. किसी और कंट्री में इवैक्यूएशन फ़्लाइट गई, उन प्लेन्स को वहाँ पे रोक दिया गया है. सो दैट जिस भी कंट्री में रिसीविंग कंट्रीज़ हु आर रिसीविंग द रेफ्यूजीज़ और एनी अदर थिंग, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट ऑन बिहाफ ऑफ द फ्यूचर अफगान गवर्नमेंट. कि फ्यूचर में विल कीप एन आई कि कैसे हाउ थिंग्स इवॉल्व. एंड व्हेन अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कम्स टू पावर इन अफगानिस्तान, तब हम उनको ये सारी चीज़ें लौटा देंगे. ये अफगानिस्तान के लोगों का पैसा है. ये प्लेन्स और दूसरा एसेट अफगानिस्तान के लोगों के, इट बिलोंग्स टू द सिटीजन्स ऑफ अफगानिस्तान. दे आर द राइट ओनर्स. तो जब भी प्रॉपर गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म होगी, हम उनको ये सारी चीज़ें लौटा देंगे. तब तक ये विल कीप इट सेफ फॉर यू. सो वी आर नॉट गिविंग अवे द मनी टू तालिबान, giving away your handing over your money to Taliban. We are not handing over your assets to Taliban. So all the sanctions are coming in place, and all the special drawing rights for the Afghan government have been withdrawn with immediate effect. So that was long. It's turning out to be a long video, but just finishing all the important ones. And ओला, ये भी आपने देखा होगा कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे, तो एवेंचुअली वो लॉन्च हो गया. उसका नाम है S1. सो ओला S1 एंड S1 Pro, ये दोनों स्कूटर के नाम हैं. लगभग 1 लाख रुपए का लॉन्च हुआ है. 99,999 इट्स अ गिमिक, बट दैट्स द प्राइसिंग ऑफ द स्कूटर. ऑलमोस्ट आप देखोगे तो एक्टिवा और इन सब के बराबर प्राइसिंग है. और it actually beats, so more power, more efficiency, and almost, price a notch lower, because electric vehicles have government subsidy also. Gujarat mein, I was reading that it can be bought at the lowest price in Gujarat today, right now. So that is one launch. So all of you must know from an entrance and question perspective कि ओला के प्रोडक्ट का क्या नाम है. सो इट्स कॉल्ड S1 एंड S1 Pro आर द 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल्स विच ओला हैज़ लॉन्च्ड. देन महिंद्रा का भी एक नया प्रोडक्ट आ गया है. आप सबने उसका लॉन्च देखा होगा और यू वुड बी अवेयर, कॉल्ड XUV 700, XUV 700. XUV 500 जो उनकी SUV है, महिंद्रा ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग XUV 700. एंड विद दैट दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू लोगो ऑल्सो. महिंद्रा ने अपना लोगो चेंज कर दिया है फॉर SUVs. सो देयर SUV रेंज विल हैव अ न्यू लोगो, जो कि आप इमेज में देख रहे होगे, ट्विन पीक्स. सो दिस इज़ देयर न्यू लोगो, एंड द नेम ऑफ दिस लोगो इज़ ट्विन पीक्स, which is reminiscent to the off-road behavior, offbeat, going off the beaten path ideology of Mahindra SUVs. So this will be their new identity, and you will see this logo on all the new Mahindra vehicles, Mahindra SUVs, which are going to come in due course, starting with XUV 700, which was just launched on 15th of August. And this is the vehicle that was launched. इसमें 2 मॉडल लॉन्च किए महिंद्रा ने. वन इज़ कॉल्ड MX, अदर इज़ कॉल्ड एड्रीनॉक्स. MX इज़ अ रेगुलर कार. एड्रीनॉक्स इज़ कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड कम्स विथ ADAS. So this is the other nomenclature or abbreviation which you should be aware of. What is ADAS? ADAS is Advanced Driver Assistance System. So it has things like lane keep assist and driver alert warning system कि आप सो गए, ड्राइवर को झपकी लग गई तो स्टेयरिंग वाइब्रेट करता है, उठ जाओगे. लेन कीप असिस्ट कि आपका स्टेयरिंग थोड़ा आप ध्यान नहीं दे रहे और आपकी स्टेयरिंग एक तरफ को हो रहा है और गाड़ी आपकी लेन चेंज कर रही है, तो वापस से स्टेयरिंग सीधा करके इट विल ब्रिंग यू ऑन ट्रैक. सो दैट इज़ ऑल दीज थिंग्स आर ADAS. कलिजन प्रिवेंशन सिस्टम कि एकदम से सामने कोई आया तो कार विल सेंस एंड अप्लाई ब्रेक्स ऑटोमेटिकली और स्लो डाउन द व्हीकल.
So first vehicle in the range which comes with this technology. So गुड प्रोडक्ट्स. और अगर आप इमेज में ध्यान से देखोगे तो महिंद्रा का वो नया वाला लोगो भी उसमें यू विल सी दैट इन द रेडिएटर बीच में जो ग्रिल के सेंटर पे है द न्यू महिंद्रा लोगो ट्विन पीक्स. सो गाइज, लॉन्ग वीडियो आई नो, बट दिस इज़ इट. हैड टू कवर फॉर 20 days. सॉरी फॉर दैट. आई वुड एंश्योर कि ऐसा ना हो दोबारा से, बट दैट वाज द सिचुएशन. आप ब्रेक लेके प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना. एंड मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे. प्लीज़ पुट द आंसर इन कमेंट्स. आई विल गेट बैक टू यू अगर आपका सही हुआ, गलत हुआ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस विद मी, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स. आई विल हैप्पीली टॉक टू यू देयर. So I'll see you guys soon. Until then, bye from my side.